अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। 38 बार डोनाल्ड जे ट्रंप जो अमेरिका के सदर हैं, उन्होंने 38 बार अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल के ज़रिए एंड सब्सिक्वेंटली जो ट्विटर है उनका, जिसके ऊपर वो पोस्ट कर देते हैं, उसके ज़रिए उन्होंने ये ऐलान किया कि मैं वापस लेता हूँ अपने फ़लाने फ़ैसले को या फ़लाने फ़ैसले को, और एक नया यू टर्न ले लेते हैं वो कि देखो मैं अमन चाहता हूँ ईरान की लड़ाई में। और ये कल ही हम जब रिपोर्ट कर रहे थे तो वो दरमियान और फ़ौरन बाद हो गया और अमन की तरफ बात जा रही है। साथ साथ शहबाज शरीफ साहब ने भी चौथी या पाँचवीं बार अनाउंस कर दिया कि फ़ाइनल फ्यू डिटेल्स जो हैं वो हैश आउट हो रही हैं, अनकरीब बड़ा एक अच्छा वो होगा। इसके बाद फ़ौरन एक और चीज़ भी क्या हुई लेटर कल रात में कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सैयद अरागची को, जो FM है ईरान के, बड़े वेल रिस्पेक्टेड हैं, ईरान ने की जो टॉक्स थी इस्लामाबाद में उनको लीड भी कर रहे थे एक हद तक जब स्टार्ट में हुई थी, उनको उन्होंने रिट्वीट कर दिया कि एक बड़ी अच्छी आन करीब आने वाली डिटेल्स रिवील होंगी। यहाँ पे एक टेंशन की सोर्स ये है कि ईरानियन स्टेट मीडिया के ऊपर डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट पॉलिटिकल स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं ईरानियन सोसाइटी की। तो जगह जगह डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स जिनके अंदर कुछ और चीज़ें अलेज हो रही हैं, कुछ डिटेल्स कम है कुछ ज़्यादा है, वो 2-3 उन्होंने फ्लोट कर दी कि ये डिटेल्स हैं MOU की जो साइन होगा, जिसकी अनाउंसमेंट अभी होनी है। मोटी मोटी तफसील जो कल भी बताई थी, कल तो तफसीली बताई थी, आपको मोटी आज दोबारा दोहरा देता हूँ ताकि याद रहे कि वो एक सीज़फायर अचीव हो जाएगा जिसमें 60 दिन मज़ीद टाइम मिलेगा, जिसके अंदर न्यूक्लियर प्रोग्राम के खदोखाल तय होंगे। यानी न्यूक्लियर को, हॉर्मुज़ के कंट्रोल को, ईरान और उसके एलाइज के ख़िलाफ़ जंग बंदी को, और ईरान की उसकी जो एसेट्स फ्रीज़ हुए हैं उसके ख़िलाफ़ जो 30-40 साल सेंक्शनिंग की, और अब इस जंग की जो डैमेजेस हुई हैं उसकी पेमेंट्स का एक अलग मसला है। ये 3-4-5 अलग मुद्दे बन चुके हुए हैं। और मैं आपको टॉप अमेरिकन माहिरीन, जॉन मेर्शहाइमर जैसे रियलिस्ट हों, टकर कार्लसन जो खुद स्पोक्स पर्सन रह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए, बहुत बड़े उसके अलंबरदार रहे हैं, उसकी इलेक्शन कैंपेन को उन्होंने खद तक लीड किया है। इंडिपेंडेंट साफ़ी हैं, अब तो इंडिपेंडेंट जितने हो सकते हो आप, लीडिंग कंजर्वेटिव वॉइसेस, पोटेंशियल अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, उन्होंने भी कहा है। और रॉबर्ट सी पेप, वो भी एक और बड़े शानदार किस्म के, ये सारे लोग अमेरिकन मिलिट्री और डीप स्टेट के साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे इन्वॉल्व हैं, एज एडवाइजर्स, एज थिंकर्स, एज पॉलिसी मेकर्स, एज लॉबियस्ट। इन लोगों ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि ये ऐसी जंग है जिसमें ईरान शुरुआत से पहले जिसमें कमज़ोर पोजीशन में था और इख्तिताम के करीब एक ज़्यादा ताकतवर पोजीशन में आया। यानी बम्बारी ने उसको कवि बना दिया। एक अजीब सी जंग की कैफियत है जो बड़ी यूनिक है। अब ट्रंप क्योंकि एक्सियोस के ज़रिए बहुत बात करते हैं, उन्होंने कहा कि मैं नेतन्याहू को भी बता दिया कि ईरान की डील चंद दिनों के अंदर मुकम्मल हो जाएगी और ये एक ग्रेट डील है और अब वक्त आ गया इस जंग को ख़त्म करने का। यही बड़ी सिमिलर एक इसकी वो अक्सी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने की कि पीस हैज़ नेवर बिन एज क्लोज एज इट इज़ नाउ, के अमन बिल्कुल लबे बाम है, एक मुकम्मल साउंड किस्म का लास्टिंग अमन जो है वो लबे बाम है। और राख्ती साहब ने भी कहा कि आने वाले दिनों में हम इसकी तफासील को रिवील करेंगे। लेकिन अगेन वो जो 5 मोटे मोटे मुद्दे हैं, मैं बार बार उस पर बात कहता हूँ, बुरा लगता हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान के और इस्लामाबाद के लिए बहुत एक यूनिक स्टेटस है कि आपने ना सिर्फ एक ग्लोबल स्टेज पर इतनी बड़ी चीज़ को वो किया, मीडिएट किया, नेगोशिएट किया, उसके अंदर एक बड़ा कलीदी किरदार अदा फरमाया, जहाँ पे आपने ईरान के साथ नहीं बिगाड़ी, जहाँ पे आपने अमेरिका के साथ नहीं बिगाड़ी, जहाँ आपने चीन के साथ नहीं बिगाड़ी, जहाँ पे आपने तमाम स्टेक होल्डर्स, और ना आपने इसराइल के मामले में कुछ झुकाव दिखाया। ये बहुत इंप्रेसिव बात है पाकिस्तान के लिए। आपने ये सारे इनको मीडिएट करते हुए ये मामला किया। लेकिन उसके बावजूद अगर मैं कहता हूँ कि एक तरफ ये मान लेते हैं कि एक MOU साइन होगा जो इन्होंने क्लेम किया सारों ने, और एक तरफ ये मान लेते हैं कि नहीं, इस डील पे रिसेंड कर लिया जाता है या फ़ौरन ही एक कलेप्स कर जाती है, बिकॉज इसराइल लास्ट टाइम आप जो भी इस तरह के सीज़ फायर्स देखेंगे जब इसराइल के साथ करवाए गए हैं, तो इसराइल 48 से 72 घंटे में अपना सब्र खो देता है और कहीं ना कहीं लबनान में, सीरिया में कहीं ना कहीं शरारत कर देता है या बराह रास्त ईरान के साथ कर देता है इन 104-5 दिनों की जंग के अंदर। अगर मैं पहले सिनेरियो को मान लेता हूँ और अगर एक MOU साइन होता है, कैन यू इमेजिन दिस, कितनी बड़ी विक्ट्री है। तेहरान के लिए तो है ही है, लेकिन इस्लामाबाद के लिए जुज़वी तौर पर कितनी बड़ी विक्ट्री है कि आपने अमेरिकन प्रेसिडेंट से साइन करवाया है इन 4-5 मोटी मोटी डील्स पे, या इनमें से एक आदि के ऊपर भी। क्योंकि डिक्लेयर्ड गोल्स अमेरिकन और इसराइलीज़ की तरफ से, ऑल्दो उन्होंने अपने डिक्लेयर्ड गोल्स बहुत ज़्यादा दिए हुए थे और डिफरेंट टाइम्स पर डिफरेंट दिए हुए थे, बट अगर मुझे जनरली नोट डाउन करने हो तो वो थे रजीम चेंज, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट और
इवन पोटेंशियली बल्कनाइजेशन ईरान की, ये 3 लेवल पे बात हुई थी। इसके बदले ईरान की रिजीम के, ईरान के मुल्क के और उसके लोगों के लिए डिक्लेयर्ड गोल था हमने सर्वाइव करना है, चाहे जितना मर्जी डैमेज हो जाए, चाहे जितना मर्जी वो हो जाए। और आज इसके बरक्स हम देखते हैं अमेरिकन की डिमांड जो है या इसराइलीज़ की डिमांड जो है, इसराइलीज़ की तो वेग हैं, वो है ही नहीं उस सीन पे, और अमेरिकन की जो है वो जंग बंदी की हैं, मासरे की हैं, इस तरह की डिटेल्ड किस्म की हैं। और ईरानियों की जो हैं वो बड़ी प्रिंसिपल धड़ल्ले वाली हैं। और अब बल्कि ईरान आपको नज़र आया कि वो पहली बार विन लॉस के बजाय अब विन विन देख रहा है कि मैं या छोटा जीत सकता हूँ या मैं बड़ा गैम्बल के बड़ा जीत सकता हूँ। इसकी एक मिसाल कि जब लेबनान पर बमबारी की 72-73 घंटे पहले ईरान ने, जब ये लास्ट ये इसका रमिश हुई है तो इसराइल ने, तो ईरान ने जवाबी कार्रवाई, यानी ईरान की मेनलैंड हिट नहीं हुई, ईरान का कोई एसेट हिट नहीं हुआ, ईरान की कोई फैसिलिटी हिट नहीं हुई, ईरान की कोई वेसल, कोई फ़ौजी, को कुछ नहीं हिट हुआ, लेकिन ईरान ने बराह रास्त इसराइल पे हमला किया। ईरान ने उस काम करने की जरूरत की जो काम अमेरिका और इसराइल ही करी जा रहे हैं पिछले 40-50 सालों से। तो ये ना सिर्फ प्लेनेट अर्थ पे बट उम्मत मुस्लिमा के लिए ख़ुसूसी तौर पे बहुत बड़ी एक विक्ट्री है, और ये ताज बिल्कुल उनके सर पे जाता है। और आने वाले दिनों में, मैं पिछले दिनों अभी सुन रहा था और पढ़ भी रहा था, देख रहा था उनकी गुफ्तगू, इलान पापे साहब हैं, इसराइली एक लेफ्टिस्ट हैं, इसराइल के अंदर रहते हैं, यहूदी नस्ल हैं, वो उस तनकीदी लहर का हिस्सा हैं जो ज़ायोनिस्ट फ्रेमवर्क या इसराइली फ्रेमवर्क के अंदर एग्जिस्ट करती है, जो इसराइल को अब बस एक वन स्टेट सोल्यूशन मानना चाहते हैं कि कोई एक सेकुलर रियासत बन जाए जहाँ पे फ़िलिस्तीनी और यहूदी और सब बराबर रहें, और वो ज़ायोनिस्ट प्रोजेक्ट से तंग आ चुके हैं। अगेन ये लोग हमारे एलाइज़ हैं, कन्वीनियंट पार्टनर्स हैं, दोस्त नहीं हैं, तो इन लोगों को भी आप पिंच ऑफ सॉल्ट साथ लिया करें। लेकिन वो उनकी मैं गुफ्तगू सुन रहा था तो उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा था कि इजरायली माशरत के अंदर एक डिलूजन थी पिछले 30-40 साल से कि हम दुनिया के फ़ैसले कर रहे हैं, हम अक़वाम आलम के फ़ैसले कर रहे हैं। और आज उस सूरत हाल में कि 5 से 10 साल नहीं, 5 से 10 महीने के अंदर हम एक ऐसा अमेरिका देखेंगे कि ना सिर्फ वो इसराइल की जंगों को बल्कि इसराइल की जनरल फाइनेंसिंग को वो ऑपरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतनी वो नेगेटिव रायमवारी हो चुकी है अमेरिका के अंदर कि ये आने वाले दिनों में पॉसिबल नहीं होगा। एक बहुत बड़ी मेरिकल है जिसको हम विटनेस कर रहे हैं, और इसका मैं आपको यानी यहाँ पर इस खित्ते के अंदर जो खंजर उम्मत के दिल में घोंपा हुआ है इसराइल की शक्ल में मगरबी दुनिया ने, उसका सारा एपरेटस जो है वो मेट्रोपोल से चलता है, वो सेंटर से चलता है। पहले लंदन था और फाइनेंसिंग कैपिटल्स थे यूरोप के, और आज वो न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन है, और ये सारा अमेरिका है। अगर वो मेट्रोपोल क्विट कर देता है अपने प्रोजेक्ट को, इसराइल को, तो तब ही आप इसराइल की उल्टी गिनती शुरू कर सकते हैं, राइट। तो उस दौर के अंदर भी जब सलीबी जंगें हो रही थी यहाँ पे, तो सलीबियों की प्रेजेंस को तब ख़त्म किया गया था जब सलीबियों के पीछे से सपोर्ट ख़त्म हो गई थी। आखिरी मुल्क मेरे ख्याल में फ्रांस था जिसने फाइनेंसिंग और वो बंदे भेजना बंद किए थे। तो जब वो काम ख़त्म हुआ था तो जहाँ पे छोटी छोटी छावनियाँ बन चुकी हुई थी सलीबियों की, जो क्रूसेडर्स की थी, वो तब ही प्रोजेक्ट ख़त्म हो पाया था जब पीछे से उनका कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया, जब पीछे से उनके लिए पॉपुलर सपोर्ट ख़त्म हो गई। तो जब उस दौर के अंदर जिस तरह से इमादुद्दीन जंगी, नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन का एक बहुत बड़ा किरदार था, आज के दौर में मज़ाहमतकार तहरीकें जो हों, हमास हों, हिज़्बुल्लाह हों और हों, और सबसे बढ़ के उनके एक दौर था जब सुन्नी दुनिया के अंदर गल्फ़ दुनिया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान वगैरह, तुर्की सपोर्ट किया करते थे इन चीज़ों की। बट अगर आज की बिल्कुल दौर हाजिर की बात करें तो प्योर जो इनपुट नज़र आती है नेशन स्टेट लेवल पे, वो ईरान की मेहनत है, और ये काबिल तहसीन है और काबिल दीद मेहनत है, क्योंकि ये शायद अब वो नज़र आ रहा है कि एग्ज़िट फ्रॉम मिडल ईस्ट पॉसिबल है अमेरिका के लिए। पॉसिबल नहीं बल्कि इनएविटेबल है, और एक ऐसी मजबूरी बना दिया गया उसके लिए कि वो उसके अंदर इसराइल को भी अबैंडन कर सकता है। अगेन बहुत विशफुल थिंकिंग है, आपको लगेगा शायद कि ये डिलूजनल है, डिलूजनल नहीं है। लॉन्ग टर्म में बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के अंदर तो नज़र आएगा कि शायद अमेरिका डबल डाउन करेगा। आपको पता है मेरी राय इससे मुख्तलिफ है। मेरी राय ये है कि अमन वाला जो मामला ये होना नहीं है, क्योंकि अमेरिका ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता इन टर्म्स को। डोनाल्ड ट्रंप की इंडिविजुअल प्रेसिडेंसी पॉलिटिकल प्रेशर ले रही है, इकोनॉमिक प्रेशर ले रही है, ये बात तो हकीकत है। तो महीना, 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन वो जंग से पीछे भी हट सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इसराइल की वो कोई गारंटी नहीं दे सकता, और इसराइल और ईरान के दरमियान झड़प जो है वो बढ़े या अमेरिका उसके अंदर लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे या कोई एरियल सपोर्ट दे, तो ये ना ख़त्म होने वाली जंग वो रहेगी। क्योंकि लास्ट टाइम अगर आप देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं चशम आइलैंड पे भी हमला कर दूंगा और मैं
वो भी ले लूँगा, खर्ग आइलैंड भी ले लूँगा और मैं सारा कुछ ले लूँगा। तो वो काइंड ऑफ हिंट और टीज़ कर रहा है कि वो क्या करना चाह रहा है। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म की कोई गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने के लिए और इंडिपेंडेंट रहने के लिए आपको चाहिए होते हैं पैसे। आपको फील्ड रिपोर्टर्स रखने होते हैं, एडिटर्स रखने होते हैं, कंटेंट राइटर्स रखने होते हैं, रिसर्चर्स रखने होते हैं। ये सब कुछ इसलिए हो सकता है क्योंकि आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं, आप लोग वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। लेकिन एक्चुअली हमारी सबसे बड़ी सपोर्ट हमारा मैट्रिक्स ग्रुप है। एक 3000 रुपये की मामूली सब्सक्रिप्शन अलाउ करती है हमें हमारा काम करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स ग्रुप में आ चुका है, जिसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और हम डेली की 2 से 3 वीडियोज़ उन ग्रुप मेंबर्स को देते हैं। लेकिन हम चाहते हैं हम अपना काम बढ़ाएं। हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के सबसे बड़े इन्वेस्टिगेटिव प्लेटफॉर्म बन सकें, और इसके लिए हम डायरेक्टली रिक्वेस्ट करें आपको जो हमारा व्यूअर है, प्लीज़ हमारी सब्सक्रिप्शन ख़रीदें। हम अपना काम इंडिपेंडेंट और फेयर रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि नया से नया चेहरा हायर करें, डाइवर्स से डाइवर्स ओपिनियन हो। आप लोगों का सपोर्ट ने अलाउ किया हमारे प्लेटफॉर्म को इतनी देर एग्जिस्ट करना। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा काम इंडिपेंडेंट और फ्री रहे तो हमें 3000 की सब्सक्रिप्शन दें। थैंक यू। यहाँ पर मैं 2 आपको ये माहरीन एक क्विंसी इंस्टीट्यूट के टीटा पारसी साहब जो कह रहे हैं कि शायद अब मुझे, क्योंकि ईरानी डिसेंट के, शायद इनको डिपोर्ट कर दिया जाए अमेरिका से। पहले इनके वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद कर दिए जाते थे। मैं इनकी सारी आरा से एग्री नहीं करता, बट इनका एनालिसिस बड़ा अच्छा होता है ईरान के मामले के ऊपर, अमेरिका की जो पोस्चरिंग होती है। ये 2 उन्होंने ट्वीट साइड बाय साइड रखे हैं, एक जेडी वैंस का और ये अब्बास अरागची का। इसको देख के आप समझ जाएंगे कि हो क्या रहा है। वो लेफ्ट दिखा के राइट मारी जा रही है। और इस वक्त ईरान भी जो है, ईरान की जाने से डिप्लोमेटिक साइड की बात नहीं कर रहा, बट एक्चुअली ईरानियन डीप स्टेट की आर्मी की बात कर रहा हूँ। उनकी जानिब से भी लेवरेजिंग के लिए खेला जा रहा है, बिकॉज उनके यहाँ भी कोई इरादा नहीं है रुकने का। क्यों? उन्होंने एक ट्रिप वायर सेट कर दिया, एक बड़ा अच्छा सा एक ट्रैप सेट कर दिया। गाज़ा, वेस्ट बैंक, लेबनान, सीरिया, यहाँ कहीं भी इसराइल हाथ डाले। और ये आप सुन भी लें, खुद इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर, इसराइल को, उसका भी नाम इसराइल कैट्स ही है, उसने कहा कि ना हम गाज़ा से निकलेंगे, ना लेबनान से निकलेंगे, ना सीरिया से निकलेंगे, ना वेस्ट बैंक से निकलेंगे। वही चारों चीज़ें जो ट्रैप बना के ईरान ने रखी हैं, क्योंकि ईरान तो उस बात पे उसको हिट भी कर सकता है, उसको तो कोई टेंशन नहीं अमेरिका से। तो वो इस बात पे मुकरने के लिए तैयार नहीं है। इसराइल इनमें से एक को भी छोड़ दे तो इसराइल अपना वजूद और वो अपनी हैसियत खो बैठता है। ये ट्रैप लगा दिया उसने। और अब आप ये अगली क्लिप देखें, ये रॉबर्ट सी पेप साहब की। So, Professor, if the president is being outplayed by seeking a deal, what's the alternative? Would a direct military conflict or a permanent diplomatic stalemate serve our interests any better? No, it won't serve our interests, but President Trump may well find himself escalating. Laura, the big thing that's coming that will make that politician even more upset is we're about to enter the period of maximum leverage for Iran. That hasn't started yet. See, when we hit the oil inventory cliff, as we're going to do in the middle of July, end of July, August 1, that means when our inventories go down, Iran's leverage goes up and will stay up through the midterms and probably a bit beyond. So that is why there's very little chance Iran's going to cut a deal right now. Why would it cut a deal when its leverage is about to grow? Everybody knows it's going to grow. President Trump can talk down oil prices only for so long. Once that oil inventory dries up here at the end of first week of August, as all the world's experts, the actual experts, are predicting. And I just spent 4 hours with them last night at the University of Chicago. They flew in from around the world. That is really going to hit, Laura, August 1. The only debate among the experts is it July 25 or August 7. Oh, wow. That's the actual debate. And look at that from Iran's perspective, Laura. That means they just ride this out. And then if they want to do damage to Trump, real damage to Trump, you let those gas prices go from 6 to 7 to 7.50 sometime in September 30th. Now you're talking real. This is what I think Iran's looking for. तो वो ये बात कर रहे हैं कि ईरान जो है, वो क्लिप आपने देख लिया। अब तो ईरान जो है वो मैक्सिमम लेवरेज की पोजीशन में आ रहा है अपने इस दौर के अंदर, और ये मिड टर्म इलेक्शंस तक चलेगा। ईरान को आप देखें, खुद में बताएं, ईरान की जंग आपने शुरू की, उसके मजहबी पेशवा, पूरी उम्मत के अंदर जो शिया कम्युनिटी, उसके मजहबी पेशवा, उसके मजहबी सियासी लीडर को शहीद करके। ईरान के पास कोई जवाज़ नहीं है अपनी आवाम के सामने कि वो कहें कि नहीं हमने सुलह कर लिया, ठीक है ना। ये बगैरती बर्दाश्त नहीं होती अक़वाम आलम के अंदर।
और ईरान खुद डिसइंटीग्रेट कर जाए अगर वो किसी भी किस्म की घटिया डील को एक्सेप्ट करे। तो घटिया डील तो वो मानता नहीं, और तगड़ी डील अमेरिका नहीं मानता। कैसे इन चीज़ों में मानेगा वो, जो मैंने आपको डिटेल की है, तफसील जो है डील की। इजराइल मान नहीं सकता, उसका वजूद ख़तरे में आ जाएगा और उसकी सिक्योरिटी का वो सारा मसला बन जाता है हिजबुल्लाह और इन सारे जमातों से और गिरदनुमा के ख़त्े से। तो ईरान ने एक ऐसा ट्रैप सेट कर दिया है कि एक तो ट्रैप भी सेट कर दिया, दूसरा उसकी खुद की इतनी वो प्रेस्टीज डैमेज हुई है कि मेरे तुमने लीडर को मारा है तो वो रुक नहीं सकता। सिमिलरली ईरान को क्या चीज़ रोके हुए है कि वो कहे कि नवंबर तक जो इलेक्शन आना है, डोनाल्ड ट्रंप ही इलेक्शन जीत के आए, वो उसको हरास क्यों ना करे? वो क्यों ना चाहे कि जून जुलाई के अंदर मैक्सिमम इकोनॉमिक डैमेज हो ग्लोबल मार्केट को, ऑयल सप्लाई को, अमेरिका को, लोगों को पिंच फील होए। अगर अमेरिकन वोटर का पेट्रोल का रेट जो है वो 2 हफ्ते के अंदर आसमान में चढ़ जाता है, तो ईरान का फ़ायदा है, अमेरिका का फ़ायदा है, ईरान का फ़ायदा है। तो लड़ाई के अंदर आप कब रुकते हैं? जब मैक्सिमम बेनिफिट आप निकाल चुके होते हैं, और जब आप मिनिमम लॉस लेके आप फिर अपना एग्ज़िट करते हैं। जब आप जीत रहे हैं, जब आप चीज़ का मज़ा ले रहे हैं और आपको नज़र आ रहा है कि अब आपके ऊपर बराह रास्त अमेरिका कोई बड़ी वो खूनखार किस्म की वार नहीं कर सकता, कि वो जो बिल्कुल जो मुल्क ख़त्म करने वाले होते हैं, तो आप मज़े लें अमेरिका। और जब इजराइल और अमेरिका के दरमियान आप सियासी दराड़ को मज़ीद बढ़ाई जा रहे हैं, जो मकसद है ईरान का, तो वो क्यों ना इसका ले। इन सारी वजूहत से मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये अमन ना लास्टिंग है, ना ये चलना है, ना ये रियल है। बार बार लोग नाराज़ होते हैं कि ये आपको क्या पता, और आप, मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं कहता हूँ इनकी बात सुन लो, मैं कहता हूँ इजराइलियों की बात सुन लो, अमरीकनों की। जेडी वैंस कौन है जो ये बात कर रहा है कि नहीं कोई पैसे पूसे नहीं देने हमने ईरानियों को, ये सारी बातें बनी हुई हैं, IRGC झूठ बोलती है, डोनाल्ड ट्रंप बड़ी अच्छी डील बना के देगा। इस तसव्वुर से ही कि वो पैसे जो ईरान का अपना हक है $24 बिलियन के, वो कभी ना कभी अदा किए जाएं ईरान को, इसको स्टेट करने से इतना पॉलिटिकल प्रेशर आता है कि वाइस प्रेसिडेंट को जवाब देना पड़ता है। तो अगर ये करना पड़ जाए या इस पर साइन भी करना पड़ जाए, वो अभी नहीं मान सकते, तो वो तब कैसे मानेंगे? तो मेरी ना माने, आप जेडी वैंस की बात माने, आप ट्रीटा पारसी को सुन लें, आप रॉबर्ट सी पेप की बात मान लें, आप जॉन मीर शैमर की बात मान लें, आप ईरानियन IRGC की बात मान लें, आप इजरायली डिफेंस मिनिस्टर की बात मान लें, आप ना माने तो आप पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री की बात ना माने, मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ, और आप अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बात ना माने। 38 बार 101 दिन की 2-3 दिन की जंग के अंदर, मतलब दैट इज़ 1/3 ऑफ द 1/4 ऑफ द होल वॉर, मोर देन 1/4। वो दफ़ा झूठ बोला उसने, बार बार झूठ बोला है, और अब साबित शुदा है। कल भी मैंने मिसाल दी थी कि ये फाइनेंशियल मार्केट्स को मैनिपुलेट करने के लिए और अपनी पॉपुलैरिटी को मेंटेन करने के लिए। तो इस चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप तो शायद बिलियनियर ट्रिलियनियर बन के अपने घर वालों को लेके, मैं और आप तो घटिया कमा रहे हैं ना, हम एम ही ना उम्मीद हो जाते हैं, फिर ना उम्मीद होते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मुस्तकिल मायूस रहें। मैं आपको ये कह रहा हूँ मुदल्लल मायूस रहें, मुकम्मल मायूस रहें। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि कोई उम्मीद की किरण नहीं है। द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल इज़ अ ट्रेन, और वो फुल स्पीड से आपकी तरफ आ रही है। मैं कैफियत महसूस कर रहा हूँ वो आपको भी महसूस करनी चाहिए, और आप तड़पें अब। और लोकली मैंने कल आपको एक आर्टिकल सुनाया था, खबरदार होशियार तैयार, मिन जानिब हम सब के हर दिल अजीज़ और बच्चों के बचपन के हमारे वो आइकॉनिक टीवी एंकर सुहेल वड़ाइच साहब, उनका कॉलम है मुझसे भूल हो गई, यानी ये मज़ाहिया तंज़िया उन्होंने कॉलम जवाबी दिया, और ये एक फ़ेक अपॉलॉजी है, एक तंज़िया अपॉलॉजी है, जहाँ वो माज़रत कर रहे हैं कि जो मैंने पिछली बात की थी वो मैं गलत था, और बजट ने, आने वाले बजट ने तमाम जो है वो काया ही पलट दिया, अब नून लीग को कुछ भी नहीं होगा। अब इसलिए वो ये सार्केस्टिकली कह रहे हैं, बिकॉज जो नेशनल पॉवर्टी जो बढ़ गई है 21 से 28%, तो वो उसकी तरफ इशारा करते हुए जो फाइनेंशियल हमने वो अब तफसील भी हमने डिस्कस किया बजट के बारे में, ने कहा आज के प्रोग्राम में किए सुबह, तो वो सारे जो मसाइल हैं। लेकिन उसमें एक अच्छी बात है, उनको शायद सुहेल वड़ाइच साहब को नहीं पता, मैं उनके इल्म में इजाफा कर देता हूँ कि जिस घर में 8,400 रुपये की कमाई आ रही हो एक फ़र्द की, वो गरीब नहीं है। तो वड़ाइच साहब थोड़ी सी अपनी फैक्ट्स को रिकन्सिडर करें, रीएवैल्यूएट करें। और औरंगज़ेब साहब ने जब बजट अनाउंस करने जा रहे थे तो रास्ते में सहाफ़ी ने रोका कि सैलरीड क्लास बड़ी परेशान है, तो उन्होंने कहा नहीं बेफिक्र रहें, बड़ा बेहतरीन होगा, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ऐसे ही फैज़ हमीद साहब ने अफ़गानिस्तान में कहा था एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, बिल्कुल उसी तर्ज के ऊपर, एंड थिंग्स वर नॉट ऑल राइट उसके बाद। तो बजट आ चुका है, अगर बजट कुछ रिफ्लेक्ट करता है इस चीज़ को
या सुहेल वड़ाई जैसे इनसाइडर एक सहाफ़ी की बात को रिफ्लेक्ट करती है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की सिचुएशन को, तो यही रिफ्लेक्ट करती है कि ग्लोबल सीन पे पाकिस्तान ने अपने आप को महफूज कर लिया और हमें वो डिप्लोमेटिक इंटरनेशनल कवर मिल चुका है कि लोकली जो मर्जी कर लो। तो वही AJ के क्रैकडाउन को एक्सप्लेन करती है, PTI के, खैबर के, आप सामने बलूचिस्तान का, ये सारे क्रैकडाउन जो हो रहे हैं इसलिए बिकॉज हमारे पास लेजिटिमेसी जो है हमारी स्टेट के पास वो डोमेस्टिक नहीं है, वो टोटली इंटरनेशनल है। और अभी कोई लगता नहीं है कि हमारी तरफ प्रेशर आएगा। क्यों प्रेशर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जंग रुकनी नहीं है। प्रेशर तब आए जब जंग रुक जाए, ईरान 4th वर्ल्ड सुपर पावर बन जाए, ईरान तेल का कंट्रोल कर ले, एक चौथ पे हॉर्मुज पे कब्जा जमा के बैठ जाए, ईरान न्यूक्लियर टेस्ट कर दे, तो तब आएगा पाकिस्तान पे कुछ करना। अभी तो कुछ करने की ख्वाहिश ही नहीं है, क्योंकि अभी बराह रास्त निबड़ने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, उसका दोस्त उसका दोस्त तो नहीं बल्कि मैं कहूँगा उसका पैरासाइट इसराइल, और उनका छोटा सा एक वो ऐसे जैसे ना एक लैकी या पालतू जो है वो UAE। तो सूरत हाल ये है हमारे सामने। इसके एंड में मैं खबर देना चाहता हूँ आपको, एक बिल है जॉइंट कोऑपरेशन का, वो शिक पास करना चाह रहे हैं अमेरिकन, जहाँ अमेरिकन और इसराइली आर्मी प्रैक्टिकली एक फ़ौज बन जाएंगे। ये अभी तक पास नहीं हुआ लेकिन इसकी वर्किंग्स जारी हैं। जैसे आपने देखा था बेन गुरियन एयरपोर्ट पे तमाम की तमाम एयर फ्लीट अमेरिकन खड़ी हुई थी, और इस वक्त प्रैक्टिकली तमाम के तमाम एरियल ऑपरेशंस ईरान जो इंडिपेंडेंटली भी करता है वो अमेरिकन अपरेटस और उससे करता है, सपोर्ट से करता है, वरना उसकी सलाहियत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल रीफ्यूलिंग की अगर आप बात कर लें, वो कर ही नहीं सकता उस लेवल पे, उसके पास वो चीज़ें ही नहीं है, इक्विपमेंट ही नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल इतनी आसानी से अपनी छावनी को अमेरिका छोड़ के जाएगा ईरान के हवाले, और पूरे गल्फ़ जो उसने कल्टिवेट किया 70-80 साल अमेरिका ने, उसको छोड़ के चला जाएगा। तो जंग जारी रहनी है। और सुहेल वड़ाई साहब की बात को भी अगर मान लें तो कुछ ज़रा सिस्टम भी बदलने वाला है। लॉयर मूवमेंट 2 होगी, टू फास्ट टू फ्यूरियस लॉयर मूवमेंट 2, इलेक्ट्रिक बुगलू। अल्लाह बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा। हमेशा की तरह सुनने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।